हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। ठीक है, पिछले हमने लेक्चर्स में सिंगल फेज़ डीसी सीरीज़ मोटर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के सेक्शन में हम लोग सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर जो होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, हमने डीसी मोटर के केस में भी देखा था कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसके लिए हमें स्टार्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब हम लोग इसका हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं या जब हमें यूज़ करना होता है डीसी मोटर्स, ठीक है, इधर वो शंट हो सीरीज़ हो, तो हम लोग उसके साथ ठीक है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो प्रॉपर हम लोग उसके लिए स्टार्टर्स भी यूज़ करते हैं साथ में। तो उसी तरीके से सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर भी है, लेकिन अगर 3 फेज़ के कंपैरिजन में देखें तो 3 फेज़ आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, बट सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर जो होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। तो इसको हम लोग को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना होता है बाय एडिंग सम एडिशनल वाइंडिंग्स। ठीक है, एडिशनल वाइंडिंग्स के हेल्प से या एडिशनल मेथड्स के हेल्प से हम लोग इसको सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, तो ये आपका बेस्ड है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पर। ठीक है, तो ये मशीन का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लेते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग देखें डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है, तो ये कहता है कि हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैसा है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर है, तो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को हम जो सप्लाई देते हैं ये सिंगल फेज़ एसी सप्लाई हम देते हैं। ये आपका इंडक्शन मोटर एसी मशीन है। ठीक है, तो हम इस इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो एसी सप्लाई दैट मीन्स कि आपका जो सप्लाई का नेचर होगा वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल इस तरीके से आपका कंटिन्यू रहेगा। तो ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। तो इस तरीके का सप्लाई हम एज अ इनपुट अप्लाई करते हैं सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पर हमने जो इनपुट दिया है ये आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। तो इसी वजह से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहता है कि हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है इनको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक किसी मैग्नीट्यूड का, ठीक है, इस तरीके का कोई क्वांटिटी हो, ठीक है, सपोज़ अगर हम 5m ले लेते हैं इस केस में, तो इसको हम 2 क्वांटिटी में 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड थ्योरी। Each component has a magnitude equal to the half of the maximum magnitude of the alternating quantity। ठीक है, एंड रिजॉल्व करने के बाद हर एक जो कंपोनेंट यानी 2 कंपोनेंट में हमने इसको रिजॉल्व किया है, तो हर एक क्वांटिटी हर एक कंपोनेंट जो होगा वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, 2 कंपोनेंट में हमने इसको अगर रिजॉल्व किया है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। ठीक है, एज वेल एज जो ये हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी होगा, ठीक है, यानी कि जिस क्वांटिटी को हमने रिजॉल्व किया है 2 पार्ट में 2 कंपोनेंट में, तो इस क्वांटिटी का, इस मैक्सिमम क्वांटिटी का इन दोनों को जिन्हें हमने रिजॉल्व किया है इसका हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हमारे पास ये हमने मैक्सिमम 5m लिया है, ठीक है, इस 5m को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, दैट मीन्स कि 5m/2 एंड अगेन दिस विल बी ऑल्सो 5m/2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से दोनों क्वांटिटी जो होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, एज वेल एज मैक्सिमम क्वांटिटी का ये हाफ इन मैग्नीट्यूड होगा, एंड बोथ दिस कंपोनेंट रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एंड दोनों क्वांटिटी जिसे हमने रिजॉल्व किया है 2 कंपोनेंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में
रोटेट करता हुआ होगा। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स कि हम साइन के टर्म में अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, 5m/2 अगर हम एक क्वांटिटी का ले रहे हैं तो दूसरे का, ठीक है, ये पॉजिटिव 5m/2 होगा, तो दूसरे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 5m/2 होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, इस तरीके का हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, सेम एग्जांपल, अगर हमने सप्लाई दिया सपोज जैसे ही इंडक्शन मोटर में, तो उसके स्टार्टर वाइंडिंग में, ठीक है, स्टार्टर में फील्ड वाइंडिंग होता है, तो फील्ड वाइंडिंग में आपका करंट फ्लो करने की वजह से फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ्लक्स को सपोज अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स मान ले 5m, तो इनको जब हम रिजॉल्व करेंगे, ये आपका अल्टरनेटिंग नेचर का होगा क्योंकि हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया है। तो इस 5m को अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो इसे हम दो क्वांटिटी में, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस 5m/2 एंड नेगेटिव 5m/2, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ईच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द 5m/2 इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है ये आपका रोटेट करेगा, एंड हमने जो स्टार्टर में सप्लाई दिया है ये आपका अल्टरनेटिंग नेचर का है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग नेचर की वजह से एक जो होगा ये आपका पहला जो कंपोनेंट होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए एंड दूसरा आपका नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस पॉजिटिव को अगर हम क्लॉकवाइज मान ले, ठीक है, तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है नेगेटिव 5m/2 ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। नाउ व्हेन वी अप्लाई ए सिंगल फेज AC सप्लाई टू द स्टार्टर वाइंडिंग। ठीक है, हमने स्टार्टर वाइंडिंग में AC सप्लाई दे दिया है, तो इसमें फ्लक्स 5m सेटअप हो गया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स 5m है ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में, 5m/2। ठीक है, प्लस 5m/2 एंड नेगेटिव 5m/2, एंड हर एक जो ये कंपोनेंट जो हमने रिजॉल्व किया है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा विद स्पीड ns। ठीक है, जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अब ये सिंक्रोनस स्पीड एक्चुअल में हमारे पास फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड एंड आपका जो फ्लक्स का या रोटर का जो स्पीड होगा। ठीक है, तो इन दोनों का स्पीड जब आपस में मैच हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो इसे फील्ड एंड रोटर का जो स्पीड है वो दोनों जब इक्वल हो जाता है तो इसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो ये दोनों जो फ्लक्स सेटअप हुआ है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट ns स्पीड से रोटेट करेंगे। ठीक है, अब अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को जैसे हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, रिजॉल्व किया है, तो जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फ्लक्स रोटेट कर रहा है इसे हम फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स 5m बोल सकते हैं। ठीक है, 5f से अगर हम डिनोट करें, एंड दूसरा जो है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस कंपोनेंट को हम अगर बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स 5b बोल दें। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, जिसे हम 5r से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा, हमने इसे मैक्सिमम लिया था 5m, तो इसको हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5r से डिनोट कर दे, एंड जो हमने पॉजिटिव या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या प्लस 5/2 हमने जो लिया था 5m/2, इसे अगर हम फॉरवर्ड फ्लक्स बोल दे। ठीक है, 5f, एंड जो हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था नेगेटिव साइन के साथ जो हमारे पास 5m/2 था उसे अगर हम बैकवर्ड फ्लक्स बोल दे। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसे हम 5r से डिनोट करेंगे। तो इसी को आपको इक्वेशन में यहाँ पे दिया गया है, 5r इज इक्वल्स टू 5m/2 प्लस 5m/2। ठीक है, दोनों का यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैकवर्ड फ्लक्स और फॉरवर्ड फ्लक्स के हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने जो सप्लाई दिया, तो सप्लाई की वजह से स्टार्टर वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ एंड करंट की वजह से फ्लक्स सेटअप हो गया। ठीक है, हमने सप्लाई दिया इसमें, ठीक है,
सिंगल फेज एसी सप्लाई, तो उसकी वजह से स्टार्टर वाइंडिंग में आपका करंट फ्लो हुआ एंड करंट की वजह से आपका वाइंडिंग में फ्लक्स सेटअप हो गया। अब इस फ्लक्स को हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था, रिजॉल्व किया, phi m/2 एंड phi m/2, ठीक है, जिसे हम फॉरवर्ड फ्लक्स एंड बैकवर्ड फ्लक्स बोले। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों जो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स के वजह से आपका टॉर्क डेवलप होता है। हमने टॉर्क का इक्वेशन देखा था, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi Ia, ठीक है। तो यहाँ पर जितना फ्लक्स सेटअप होगा उसी के करिस्पॉन्डिंग, उसी के इक्विवेलेंट आपका टॉर्क भी डेवलप होता है। तो अब जब यहाँ पर हमने जो इक्विवेलेंट फ्लक्स अगर हम निकाले तो ठीक है, तो हमारे पास एक नेगेटिव phi m/2 था, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड दूसरा फ्लक्स जो हमारे पास सेटअप हो रहा था दैट इज़ ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव phi m/2, ठीक है। इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये जो फ्लक्स कंप्लीट, ठीक है, टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे तो प्लस phi m/2 एंड माइनस phi m/2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा ये आपको टोटल जो फ्लक्स हमको मिलना चाहिए या एक दूसरे को कैंसिल कर देगा एंड यहाँ पे हमको ज़ीरो फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में सेटअप हुआ एंड दूसरा ही सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेटअप हुआ, तो यहाँ से आपको टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू मिलेगा इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो फ्लक्स की वजह से जो टॉर्क भी होगा ये आपका ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने हमारे पास टोटल फ्लक्स जो आया, टोटल फ्लक्स का वैल्यू हमें ज़ीरो मिला है, ठीक है। तो टॉर्क का वैल्यू भी, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फाई के, तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल टॉर्क नहीं लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर आपके रोटर में नहीं लग रहा है मोटर के, तो इस वजह से जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है इस वजह से ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। एंड अब अगर हमें इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना होगा तो इसके लिए हम लोग स्टार्टर वाइंडिंग में, आपका स्टार्टर वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग अगर बोले, ठीक है, तो इसके अलावा हम स्टार्टर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, या फिर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल सकते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग पर्पस के लिए इस वाइंडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टर में फील्ड वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग के अलावा स्टार्टिंग वाइंडिंग को यहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है ताकि सेल्फ इंडक्शन मोटर को, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम किसी एक डायरेक्शन में अगर हम अगर कोई स्मॉल मोटर है तो हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके भी, ठीक है, सपोज़ ये आपका +5/2 था, ठीक है, एंड ये इधर वाला जो कंपोनेंट था ये -5/2 है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अभी सेम है, तो इसके वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंड इसके वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। सॉरी, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है तो इस 5/2 को हम इस -5/2 के मैग्नीट्यूड के अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर दें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अभी इक्वल है, ठीक है, बट अगर हम इस डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि टॉर्क जो लगेगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है इसके कंपैरिजन में इस जगह का टॉर्क ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हमने मैकेनिकल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया है तो इस तरफ का टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा एंड इसके रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, आपका जो मोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट यूनिट में फिर हम लोग आगे इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।